तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कल हम लोग देखे थे क्या? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे आज लौकिक साहित्य, है ना। लौकिक साहित्य जैसे कि सबसे पहले क्या बताया था, पाणिनि की रचना, इसको अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये पाणिनि जी का है। और इन्होंने क्या लिखा है? तो व्याकरण। इसलिए व्याकरणाचार्य के रूप में किसका नाम आता है? पाणिनि, है ना। मैं बार बार उसको दोहराया भी हूँ। छत्तीसगढ़ का अगर व्याकरणाचार्य कौन है कहा जाए तो कौन है? हीरालाल रायबहादुर। ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना छत्तीसगढ़ का। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखिए, इसमें धार्मिक जीवन के अतिरिक्त अन्य साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब धार्मिक जीवन के अलावा मतलब क्या क्या, जैसे सबसे पहले आपको बता दिया अष्टाध्यायी कब इसकी रचना हुई थी? 5वीं शताब्दी में। कब हुई थी इसकी रचना? 5वीं शताब्दी। ध्यान रखिएगा। उसी तरह से दूसरा महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है? पतंजलि। कब लिखा और क्या चीज लिखा है पतंजलि ने? इसमें व्याकरण। ध्यान रखिएगा। और वास्तविक रूप से व्याकरण तो कहते हैं, लेकिन औषधियों के बारे में विशेष पतंजलि का भी नाम होता है। ध्यान रखिएगा, है ना। कब लिखा गया इनके द्वारा? तो दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी, पहले वाला भी आपको बता दूं, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है और ये भी आपका दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है ना। ईसा पूर्व मतलब सुनने से पहले की बात है ना। उसी तरह से मुख्य रूप से देखिए, जो इसको पूछा इसको बता दो। एक तो गार्गी जी का है, इसको गार्गी संहिता कहते हैं। तो गार्गी साहित्य किसकी रचना है? गार्गी जी का ही रचना है ना। और इन्होंने क्या लिखा है? अब गार्गी जी ने गार्गी साहित्य लिखा है, किसके बारे में लिखा है? भारत में यौनों का आक्रमण, यौनों का आक्रमणों का उल्लेख, है ना। यौनों के बारे में पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, है ना। क्योंकि यही तो थे जो भारत में आके हमारे यहाँ सोने के सिक्के अगर कहा जाए शुरुआत इन्होंने किया, हमारे यौनों ने। चौथा उसी तरह से एक रचना रामचरित। देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, रामचरित मानस अलग होता है और ये रामचरित अलग है। तो ये रामचरित किसने लिखा? संध्याकर नंदी ने। ठीक है, किसने लिखा? संध्याकर नंदी ने। क्या चीज लिखा है और किसके बारे में लिखा है? तो कहते हैं बंगाल के एक शासक था जिसका नाम क्या था? रामपाल। तो रामपाल की जीवन कथा लिखा है। ठीक है। उसी तरह से जिसको पूछा गया है अर्थशास्त्र, बहुत बार आया है प्रश्न। अर्थशास्त्र किसने लिखा कहा जाए? तो चाणक्य जी ने, या फिर इसी को विष्णुगुप्त के नाम से आता है, विष्णुगुप्त, या फिर क्या कहते हैं इनको? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा? तो भाई इन्होंने जब लिखा तो उस समय मौर्य प्रशासन चला, तो यहाँ की राजनीति और प्रशासन के बारे में लिखा है। कहाँ का प्रशासन? मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि जिसके समय में था उससे पहले नंद वंश में था, नंदों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। उसी तरह से और रचना जैसे कि मुद्रा राक्षस, ये किसकी रचना है कहा जाए? विशाखा दत्त या विशाख दत्त। ठीक है। इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने क्या लिखा है? मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में इन्होंने भी इन्होंने भी मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है। उसी तरह से और रचना आपका नीति सागर, किसने लिखा है इसको? कामदेव ने। और किसके बारे में लिखा है? गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में, है ना। राजतंत्र, वो भी किसका? गुप्तकालीन, गुप्त राजवंश के बारे में उन्होंने लिखा। वहां की राजतंत्र व्यवस्था क्या थी इसके बारे में। उसी तरह से कथा सरित सागर, ये भी रचना है बहुत फेमस। कथा सरित सागर, ये किसने लिखा? सोमदेव ने, है ना। और इसकी रचना क्या है? सॉरी, सोमदेव ने लिखा। और किसके बारे में लिखा है उन्होंने?
मौर्यकालीन घटनाओं के बारे में। उसी तरह से देखिए एक और फेमस रचना जिसको कहते हैं मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने। और क्या है इसमें, किसके बारे में लिखा है? तो यहाँ पर कड़िका और कौन था इसके साथ? एक व्यापारी है ना। तो व्यापारी और कड़िका के प्रेम गाथा वर्णन किया गया इसमें मृच्छकटिकम में। अब उसके अलावा कालिदास की बहुत सारी रचनाएं जैसे कि मालविकम अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, सभी याद रखेगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी भी रचना लिखा वो संस्कृत में लिखा है। भारत का शेक्सपियर कहलाता है। गुप्त वंश में इसी का जलवा था पूरा समझिए। किसका? कालिदास। रहने के लिए उस गुप्त वंश में बहुत सारे थे। भैया आप जान रहे हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में अभी जो मंडी रक्षक भी पूछा गया था प्रश्न, क्या प्रश्न आया था? विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी? याद रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मिला है ना। काल भैरव का मंदिर बनाया और गुप्त उसके टाइम में कहा जाता है सबसे ज्यादा सोने की सिक्के इन्होंने चलाया। और क्या आपको अच्छे से याद रखना है, 10 घोड़ों को जीता तो गड़ारी को उपाधि मिला, सको भगाया तो सकारी को उपाधि मिला, है ना। जिसमें बताया ना सिंह का मारो वध करो, इस तरह से उनकी आकृति बना होता था उनके में चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसी के दरबार में कौन आया था? 399 से लेकर 416 तक फायान है ना, जिसकी रचना फो क्यों की। इसी के दरबार में नवरत्न भी था। तो नवरत्न में जो 9 कवि स्पेशल हुआ करते थे उनमें कालिदास का भी नाम आता है। धनवंतरी, छड़पाक, है ना, बेताल भट्ट, कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, वरामिहिर, हरिशेण, ये कुल 9 उनके क्या थे? रत्न थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मैं इनकी रचना में आपको देखिए रघुवंशम किसका? कालिदास। और रघुवंशम हो गया आपका। अभिज्ञान शकुंतलम मालविकम अग्निमित्रम, ये सभी किसने लिखा? कालिदास ने। और सभी रचना किसमें? संस्कृत भाषा में। उसके अलावा मैं आपको एक और बताया था, याद होगा, हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट का, है ना। हर्षचरित किसने लिखा कहेंगे तो? बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा, ठीक है। हर्षचरित जो है किसने लिखा? बाणभट्ट ने। उसी तरह से बहुत फेमस रचना और जैसे कि बात करेंगे राजतरंगिणी, राजतरंगिणी है ना, तरंगनी या तरंगणी किसने लिखा? कल्हड़। तो ये क्या है देखिए, कहते हैं कि हर्षचरित जो है समय समझ आ रहा है, ये 7वीं शताब्दी में लिखा गया है। राजतरंगिणी कब लिखा गया? तो 11वीं शताब्दी में लिखा गया है, ठीक है। ये रघुवंशम मालविकम अग्निमित्रम ये 2री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच बहुत सारे। तो ये माना जाता है, देखिए अब एक समझ नहीं आता है कि कालिदास कितने साल जिंदा रहा होगा। अब अलग अलग राज्यों से रहा होगा, 100-2 साल जितना भी जिंदा रहा होगा, लेकिन इनकी मुख्य रूप से गुप्त वंशों में नाम आता है कालिदास के विशेष। तो दूसरी से कहेंगे तो 5वीं शताब्दी तक। इस बीच में अब देखो कितने सालों जिंदा था, उसको नहीं कह सकता मैं, है ना। उसके अलावा एक और रचना जिसको भास ने लिखा, उसका नाम है स्वप्न वासदत्ता। वासदत्ता के प्रेम संबंधों को वर्णन मिलता है। और मालविकम अग्निमित्र बताया था आपको, शुंग वंश की जानकारी, या फिर पुष्यमित्र शुंग के उनके पुत्र जिसके बारे में वर्णन किया गया, ये याद होगा। मालविकम अग्निमित्रम उसका ही नाम था, उसी को नायक हीरो बनाया था उन्होंने कालिदास ने, ठीक है। तो ये था लगभग क्या आपका लौकिक साहित्य, ठीक है। तो लौकिक साहित्य में देखिए अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि का। महाभाष्य कितना? पतंजलि। गार्गी संहिता गार्गी का। रामचरित संध्या का नंदी। अर्थशास्त्र विष्णु गोप या फिर चाणक्य का। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। कुंती सागर कामदेव। कथा सरित सागर सोमदेव। मृच्छकटिकम शूद्रक का। रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकम अग्निमित्रम किसका? कालिदास। हरिश्चरित किसका होता है? बाणभट्ट। और राजतरंगिणी किसका होता है? और स्वप्न वासदत्ता किसका होता है? तो भास का। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। अब पूछेगा तो क्या पूछेगा? उसकी रचना देगा, और रचना देने के बाद किसने लिखा है, इस तरह से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये था लगभग वैदिक साहित्य का।
अब हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे तीसरा है इसका पार्ट साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, वो है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तो विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत में देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, तो वह है आपका कौन सा देश के यूनानी। तो यूनान देश के लोग हमारे यहाँ कौन कौन आए है ना। तो सबसे पहले नाम हो देखिए भारत के इतिहास जिन्होंने लिखा, जिसको हेरोडोटस कहते हैं, तो हेरोडोटस को भी याद रखिएगा, जिन्होंने भारत की इतिहास लिखा। हेरोडोटस इतिहास का जनक, इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरा नाम टेसियस, ये ईरान का राजवेद था। ईरान का क्या था ये? अब इन्होंने जब भारत में आया तो कुछ क्या कहेंगे, इन्होंने जब बहुत सारे औषधियों के बारे में लिख के गया है, इसको एक प्रकार का क्या माना जाता था, क्या कहेंगे इसको, एक प्रकार का इनको मतलब इन्होंने जितनी चीज लिखा वो एकदम आश्चर्यजनक था, हमारे यहाँ का नहीं था, समझिए आश्चर्यचकित वाली चीज। ठीक है, किसने? टेसियस ने। किसी में टेरीपस लिखा होगा, टेसियस नाम उसका मुख्य, याद रखिए। ये ईरान का राजवेद था, भारत के संबंध में विवरण आश्चर्यचकित कहानियां उन्होंने पूर्ण लिखा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्लिनी। तीसरा प्लिनी। प्लिनी कौन था? ये भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता था। ठीक है, इसको कहते हैं टॉलमी जो है भूगोलवेत्ता या फिर ज्योग्राफी कहते हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? भारत का भूगोल। चौथा नाम आता है सर वो टॉलमी है, भारत का भूगोल, सॉरी भारत का भूगोल किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा है। और प्लिनी कौन था? नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक, नेचुरल हिस्ट्री याद रखिएगा, किसका? प्लिनी का, सॉरी है ना। तो नेचुरल हिस्ट्री या फिर क्या कहेंगे इसको? बायोग्राफी। उसके अलावा कहते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री में अपने कहते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री में क्या लिखा उन्होंने? पशु पक्षी, पशु के बारे में, पक्षी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने पूरा लिख के गया है। किसने? प्लिनी ने। तो ये भी यूनानियों का ही देन का दो प्रकार का। पांचवा उसी तरह से जिसका नाम है निरियाकस। ये किनके दरबार में आया था? सिकंदर के साथ आया था ना। सिकंदर का क्या था जाने? जल सेनापति था निरियाकस जो है। तो यहाँ जब ये आया था सिकंदर के साथ भारत आने वाला, ये भी लेखक है। ठीक है, उसी तरह सिकंदर निरियाकस के बाद बात करेंगे डाइमेकस। ये बिंदुसार के दरबार में आया था, है ना। उसी तरह से डायनोसियस, ये किसके समय में आया था? अशोक। ये किसका राजदूत था जानते हो? ये कहते हैं कि अम्बिस एंड्रेस टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था, मतलब अशोक के काल में भारत आया था ये। उसी तरह से अगर बात करें मेगासरीज, बहुत फेमस नाम, ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था, है ना। और यहाँ जब आया इन्होंने तो कहते हैं कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका निकेटर था? सेल्यूकस निकेटर। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले दो सेनापति, एक निरियाकस, ये जल सेनापति हुआ करता था, और थल सेनापति होता सेल्यूकस निकेटर। बाद में यौनों में कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने नेतृत्व किया। तो सेल्यूकस निकेटर का मुख्य नाम आता है, जो जिसके साथ जो आया था, कौन आया था? मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, ये जल सेनापति और थल सेनापति। ठीक थे कौन से देश के? यूनान देश के। ठीक है, उसी तरह से अरबी यात्री के बारे में अगर बात किया जाए तो दो अरबी यात्री हमारे कौन कौन आए थे?
कल हम लोग बात किए थे, एक पहला नाम सुलेमान। तो सुलेमान किसके समय में आया? तो पाल और प्रतिहार वंश के समय में। पाल और प्रतिहार, याद रखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे पाल और प्रतिहार वंश के बारे में। दूसरा अल बेरूनी, इसकी रचना तहकीक ए हिंद, या फिर एक और नाम था, इसको क्या कहते हैं? किताबुल ए हिंद, इस नाम से जाना जाता था। अब ये किसके समय में आया था? तो ये किसके साथ आया था? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। गजनवी है ना, गजनी का ये लोग राजा थे। तीसरा इसमें अलमसुदी। अलमसुदी जो है दो राजवंश के समय में वो भी था, सॉरी ये दो नहीं, एक था राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के समय में ये था प्रतिहार राजा। ठीक है, तो ये लगभग ये आया था 1017 में, इसको माना जाता है 10वीं शताब्दी। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? 10वीं शताब्दी, और इसको भी 9वीं 10वीं माना जाता है। ठीक है, इनको भी क्या माना जाता है? 9वीं 10वीं शताब्दी। तीसरा उसी तरह से हमारे यहाँ देखिए चीनी यात्री आए हैं। चीनी यात्री, अब चीनी यात्री में हमारे यहाँ कौन कौन आए? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वो है पहला जो व्यक्ति जो पहले आया वो फायन। फायन जब हमारे यहाँ आया तो किसके समय आया था? अभी बात किए थे हम लोग 399 से लेकर 400 कितना तक है? 14 तक ईस्वी के बीच में हमारे यहाँ आया था। तो जाहिर सी बात है इस समय किसका शासनकाल चल रहा था? तो गुप्तों का शासनकाल भारत में, है ना। तो और राजा भी बात हुआ था, अभी मैं आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, कहते हैं इनकी रचना आपको याद होना चाहिए, हो क्यों की। इसकी रचना क्या है? हो क्यों की, ध्यान रखिएगा। किनकी रचना है? फायन। और किनके टाइम में आया बताया था आपको? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। कहते हैं कि भारत आने का इसका मुख्य उद्देश्य था प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करना था। तो क्या काम था? मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करना था, है ना। दूसरा इसी के समय आया था, वो कौन था? वैनसोंग। वैनसोंग आया, तो ये कब आया? तो 639 में आया हमारे। ठीक है, अब भारत 629 मुख्य रूप से अगर कहा जाए ना, ये 6 साल था। हम भले 639 कर रहे हैं, लेकिन कई किताबों में आपका 606 से लेकर 613 तक मिलेंगे, 13 तक, तभी तो 6 वर्ष हो रहा है। तो डेट को थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन 6 वर्ष था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था। ये इसी को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्थ, जिसको इंग्लिश में यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इनको। अब ये किसके समय आया है? तो देखिए हमारे अभी छत्तीसगढ़ आया था। छत्तीसगढ़ जब आया था तो किसके समय में आया था भाई? महाश्रीगुप्त बालार्जुन, है ना। किसके टाइम में आया था? बालार्जुन टाइम में आया था ना। और ये छत्तीसगढ़ की बात हुआ। भारत में देखिए किसके राजवंश के टाइम में था? ये हर्षवर्धन के टाइम में आया, है ना। और दक्षिण जब गया तो चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय। उसी तरह से तीसरा नाम इसी में और देखते हैं, वो है आपका इत्सिंग। इत्सिंग मैं आपको बताया था 7वीं शताब्दी में आया था। किसके टाइम में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सॉरी, हर्षवर्धन नहीं आया था 7वीं शताब्दी में, तो लेकिन हर्षवर्धन रहा। लेकिन इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय को इन्होंने वर्णन किया इन्होंने, इत्सिंग ने। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, उसके अलावा कौन आया है हमारे यहाँ? और चीनी यात्री में जैसे नाम आता है चाओजुकुआ। ये किसके समय में आया था? ये चोलकालीन राजाओं के टाइम में था, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, और उसी तरह से एक नाम आता है मातवालिन।
इन्होंने ये भी हर्षवर्धन का पूर्वी विजय का पूर्वी देशों के साथ जब या फिर कैसे पूर्वी अभियान का इसका वर्णन किया उन्होंने, हर्षवर्धन का पूर्वी विजय का वर्णन किया है ना। उसी तरह से एक और नाम आता है, इसका नाम शोंगयुन। इस किताब में क्या नाम दिया है, शोंगयुन ऐसा कुछ नाम दिया है, मैं इसको मालूम किया शोंगयुन है ना, शोंगयुन। ये जब आया हमारे यहाँ तो ये किसके टाइम में आया था, ये 518 में भारत आया था और 3 वर्षों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्राप्तियां, मतलब कहते हैं एक प्रकार का 3 वर्षों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म प्राप्तियां एकत्रित की। मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्या किया था, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार यहाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रही स्थिति में उन्होंने लिखा और यहाँ से लेके भी गया। तो किसके टाइम में आया था, 518 ईस्वी में, मतलब 518 ईस्वी मतलब समझिए कौन सा राजा उस समय, गुप्त राजा, गुप्त वंशों के शासनकाल में ये भी आया था शोंगयुन। और इन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने ग्रहण करके गया है, ठीक है। या फिर एक प्रकार कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार में इन लोगों का बहुत बड़ा दायित्व था। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, हर्षवर्धन ने सिरपुर में भी देखे, जब सिरपुर यहाँ आए तो सिरपुर में क्या था, वो भी वहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए अलग प्रचार प्रसार होता था, बौद्ध भिक्षु कैसे रहना, क्या करना, पूरा दायित्व होता था। ये देख कर प्रसन्न हो गया कौन, वैन संघ हमारे, क्योंकि बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार चला। क्योंकि याद रखिएगा चीन के लोग थे, मतलब किस धर्म को मानने थे, बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो ये था चीनी यात्री। उसी तरह से हमारे यहाँ 2 यूरोपीय यात्री आए थे, 2 यूरोपीय यात्री। तो यूरोपीय यात्री में एक नाम आता है आपका मार्को पोलो का, जो हमारे यहाँ भारत से चीन की खोज जब कर रहा था तो गुजरा है, यहाँ से भारत से गुजरा है। वो कहाँ जा रहा था वो उस समय, चीन है, चीन है ना कि जर्मनी, चीन में पास चीन है ना। उसी तरह से वास्को डी गामा को तो कहने की जरूरत ही नहीं, आप जाने वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में हमारे यहाँ भारत आया, केरल के कहाँ, कालीकट, राजा जमोरी के दरबार में, है ना। पहले व्यक्ति जो समुद्री यात्रा के माध्यम से हमारे भारत आया, या फिर समुद्री मार्ग के माध्यम से आया, इसलिए समुद्री मार्ग की खोज करने में भी इसका वास्को डी गामा का नाम आता है। कब, 1498 में राजा जमोरी ने भव्य स्वागत किया, बहुत दिन तक यहाँ था वो, ठीक है। यहाँ के बारे में उन्होंने सीखा, घूमा, कौन, वास्को डी गामा। और पहले यात्री समुद्री यात्री को किनको जाता है, वास्को डी गामा को। तो 2 नाम याद रखना है, मार्को पोलो और दूसरा आपको वास्को डी गामा, ये यूरोपीय यात्री में नाम आता है। तो देखिए जितने भी मैं आपको बताया, यूनानी, अरबी, चीनी और यूरोपी, ये सभी ने लेखक के रूप में यहाँ आए और भारत में लिख के गए इन लोग, और कुछ न कुछ ऐसे चीज लिख के गए जिससे यह पता चलता है कि हाँ वास्तविक रूप से प्राचीन भारत में इस राजवंश के शासनकाल यहाँ था, ठीक है। तो ये था यात्रियों का वृत्तांत या विवरण। अगर अब बात करेंगे हम लोग, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोत में कल मैं आपको बताया था अभिलेखों के बारे में, याद होगा किसके बारे में बताया था, अभिलेख। देखिए अगर भारत में अभिलेखों के बारे में अगर बात किया जाए, भारत में अगर अभिलेखों की शुरुआत करेंगे तो देखिए हमारे अभिलेख में सबसे पहले जो अभिलेख मिला उसको हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और कहा जाए कि अभिलेखों की जानकारी हमको मिलती कहाँ से है, तो राजा जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य वंश में अशोक राजा था, उस समय अभिलेखों की शुरुआत हुई विशेष रूप से। या फिर कहेंगे कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अगर, सॉरी विश्व का अगर सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाए तो वह है बोगजगोई अभिलेख। तो अभी बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, दूसरा पार्ट है इसका पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखिए सबसे पहले बात करें किसके बारे में, अभिलेख। अभिलेख अगर विश्व का कहा जाए सबसे प्राचीन माना जाए तो जिसको बोलते हैं बोगजगोई अभिलेख, बोगजगोई अभिलेख। ध्यान रखिएगा। अब इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है क्या, किस अभिलेख में किस देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 4 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है मित्र और चौथा है नासत्य। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बोगजगोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात किया, इंद्र, दूसरा आपका वरुण, तीसरा आपका मित्र
और चौथा आपका नासत्य। ये 4 देवताओं को उल्लेख के ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे, अब ये मिला कहाँ, तो एशिया माइनर के क्षेत्रों पर, ठीक है। कहाँ मिला है, एशिया में। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित है। 14वीं शताब्दी पूर्व मतलब अभी की बात नहीं है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 0 से लेकर 14,000 साल पहले, 1400 साल से 14,000 बताओ, 1400 साल पहले, ठीक है। और इन्हीं को वैदिक देवता कहते हैं, वेदों का देवता माना जाता था। ध्यान रखिएगा, मतलब सबसे प्राचीन देवताओं के बारे में उल्लेख होता है बोगज के अभिलेख पर। किन देवताओं को उल्लेख होता है तो ध्यान रखिएगा 4 ये अच्छे से, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। अब भारतीय अभिलेख की अगर बात किया तो मैं आपको बताया कि सबसे पहले अगर कलिंग नरेश, जिसके बारे में हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं, ठीक है, कहा जाए कि सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलती है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। जो पुराने अभिलेख हो, कितना सौ ईसा पूर्व, 2500। उसके अलावा मैं भी जिसके बारे में बात कर रहा था, हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसके बारे में, कलिंग नरेश खारवेल। और अभिलेखों में जैसे कि हमारे भारत में अगर कहा जाए तो अशोक के टाइम में अभिलेख जितने मिले उसमें लिपियों का उल्लेख होता है, जैसे कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक। जैसे अगर बात किया जाए ब्राह्मी लिपि में, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि मिलेंगे, जिसमें बाएं से दाएं लिखी जाती थी। किससे लिखा जाता था, बाएं से दाएं। और ये ब्राह्मी में, खरोष्ठी में कैसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं, जस्ट उल्टा। बाएं से दाएं कहेंगे तो ब्राह्मी, और दाएं से बाएं कहेंगे तो खरोष्ठी। इन लिपियों पर वर्णन मिलता है। उसके अलावा यूनानी और आर्मेइक लिपि। अब हमारा देखिए, यूनानी और आर्मेइक लिपि कहाँ मिलेंगे अशोक का, तो पाकिस्तान में मिलेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान में इन लिपियों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, ठीक है। मैं अभी जो आपको बताया हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ये कहाँ से मिला है, तो उदयगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है। उसके अलावा बहुत फेमस शक राजाओं के बारे में जहाँ पर उल्लेख हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। क्या कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो चलिए कुछ भारतीय अभिलेख के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करते जाते हैं। तो अभिलेखों के बारे में मैं भारतीय अभिलेख में आपको बताते चलता हूँ, कभी कभी इससे प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये कहाँ है, इसके बारे में वर्तमान में है कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय अभिलेख में मैं आपको बता दूँ, मास्की अभिलेख, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है आपका, मास्की अभिलेख, ये कहाँ है आपका, अरे हाँ अभी वर्तमान में तेलंगाना, ठीक। दूसरा मास्की गुर्जर अभिलेख, ये भी गुर्जर अभिलेख कहते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश से मिलेंगे आपको, ठीक है। उसी तरह से आपका पनगुड़िया अभिलेख, ये भी मध्य प्रदेश में, पनगुड्डा या पनगुड़िया अभिलेख ऐसी। तो मूर्तिकला के बारे में बात की कि देखिए कनिष्क राजाओं ने मूर्तिकला की शुरुआत की हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जब भी 2 प्रकार की मूर्तिकला की बात होगा, तो मथुरा की बात हो तो याद रखिए, कनिष्क के बारे में याद रखना है आपको। और इंडो बैक्टीरियन कला शैली इंडो बैक्टीरियन कला शैली या गंधार कला शैली कहेंगे तो कनिष्क की बात होता है, ठीक है। और मथुरा की अगर बात किया जाए तो ये भारतीय कला शैली, मतलब भारतीय द्वारा देन। उसके अलावा चित्रकला की अगर बात किया जाए तो देखिए हमारी चित्रकला का है, चित्रकला में भारत में सर्वप्रथम उल्लेख आपकी अजंता एलोरा की गुफा मिलेंगे, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफा यहाँ गया था। 19 चित्रकला प्राप्त हुई, जहां पर 9वां और 10वां सबसे प्रारंभिक युग है। कहते हैं इसमें अजंता में चित्रकला में माता, शिशु और मरण राजकुमारी का चित्र शाश्वत भाव में अभिव्यंजन करती है, मतलब बच्चे को दूध पिलाती भी, ठीक है। मैं आपको बताया कि महाराष्ट्र में ही मैं गया था। कहाँ, अजंता गया था, केलोरा गया था, अजंता हो गई है, अजंता नहीं, एलोरा की गुफा है। कहाँ गया था, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खुद स्वयं गया था। आपको हमारे यहाँ जितनी बड़ी बड़ी पहाड़ दिखता है ना, उस पहाड़ों को ऐसी काट के बना दिए मंदिर, एकदम अद्भुत देखने से। पूरा गुप्त राजाओं ने बनाया, जितना जैसे भी पहले राजपूत राजाओं ने बनाया, पहले गुप्त राजाओं ने बनाया, और गुप्त राजा जो नहीं बना पाए, जो बच गया था, उसको राजपूत राजाओं ने पूरा कराया अजंता गुफा में। तो चित्रकला को उदाहरण आपको अजंता गुफा में मिलेंगे। जो पुराना चित्रकला है याद रखिएगा, 19 प्रकार का विशेष विष्णु भगवान का, काली माता का विशेष बना हुआ है चित्र वगैरह, मूर्ति वगैरह है ना।
और स्मारक भवन के बारे में हमारी बात किया जाए तो देखिए भारत में आपको बताया जाता होगा 2 प्रकार के भवनों का उल्लेख होता है। एक तो विशेष अगर कहें उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर नागर शैली मिलेंगे, और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो द्रविड़ कला शैली हमारे मिलेंगे, क्योंकि मंदिर भी बना तो इसी कला शैली में बना हमारे यहाँ। मंदिर जितने भी बने ये किस तरह कला शैली बना है, ये दक्षिण में आएंगे तो आपका द्रविड़ कला शैली, और उत्तर भारत में जितना मंदिर बना उसको नागर, और दोनों को मिश्रण जब हमारे यहाँ बना उसको क्या कहते हैं, बेसर कला शैली। ये विशेष नमूना उदाहरण इसके ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसमें तो कुछ दिया नहीं है विशेष, इसमें भी दिया नहीं। तो उसी तरह से हमारे देखिए उदाहरण की अगर बात किया जाए मंदिरों में, जैसे कि नागर शैली में रथ मंदिर है जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में है कह दो। इनका आकार रथ के आकार में गर्भगृह के मुख्य देवताओं की स्थापित किया गया है। दक्षिणापथ इसको कहा जाते हैं, और दशावतार मंदिर इसको उदाहरण है। महाबोधि मंदिर उसको उदाहरण है। तिगवा का आपका मंदिर को उदाहरण है। एरण्य का विष्णु मंदिर को उदाहरण है। ये सब मतलब नागर शैली में। द्रविड़ शैली में अगर बात किया जाए मीनाक्षी मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, चिदम्बरम का नटराज की शिव जी के मंदिर, ये सब किसका उदाहरण आपका द्रविड़ कला। बेसर शैली की अगर बात की इसको मिश्रण कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में जितने मिलेंगे मंदिर ये सब कृष्णा नदी के तट पर। उसके अलावा हमारे यहाँ पापनाथ का मंदिर कर्नाटक में है। कहते हैं इसकी शिखर विहीन छत होती है। यह शैली जो है नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण होता है। अब देखिए दोनों तरह का शैली में क्या अंतर होता है। अगर ये कहते हैं विंध्याचल पर्वत जितने क्षेत्र में बना हुआ ये नागर कहलाएगा, और दक्षिण भारत के मूल विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी हिस्सा में जो बना है वो क्या कहलाएगा आपका द्रविड़ कहलाएगा। और बेसर मतलब दोनों का उदाहरण, किसी में सिर निकला हुआ नुकीला, किसी का बराबर हुआ, इस तरह से आकृति में। तो दोनों को अलग अलग मैं आपको बता दिया। तो रथ मंदिर आपको मिलेंगे वो किसमें, नागर में मिलेंगे। मीनाक्षी मंदिर मिला आपका द्रविड़ में। वैसे चलने में आपको पापनाथ मंदिर और पट्टकंडा ये दक्षिण भारत के मंदिर, और कुछ भारत के या फिर मध्यकालीन के इलाके के मंदिर के बारे में बात की। जैसे कि हमारे यहाँ सिरपुर का जो मान मंदिर है ना, रहने के लिए बेसर शैली का उदाहरण है। देखिए ना ऊपर निकला है ना नीचे मंदिर में। जैसे कि हमारे मंदिर को देखो, ये वो किसका उदाहरण विशेष, ये द्रविड़ कला शैली जैसे हमारे यहाँ बनाया गया है ना। लेकिन हमको देखने से नागर जैसे दिखती है, क्योंकि ऐसे अलग अलग आकृति में बनी हुई है। देखिए एक डिजाइन अलग बना है, उसके ऊपर अलग डिजाइन बनी हुई, उसके ऊपर अलग डिजाइन, और स्पेशल वो गोल गुम्बद बना हुआ है। जैसे पुरी के आपको मंदिर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो पुरी के मंदिर जितने मिलेंगे याद रखिएगा ये आपका नागर शैली का ही उदाहरण बनता है। लेकिन दोनों का मिला जुला है। वहां पर छोटे छोटे मंदिर बने, उसमें थोड़ा अलग अलग डिजाइन बनी हुई है पुरी का, ठीक है। तो नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित शैली हमारे मध्य भारत में मिलेंगे। पूरा आपका बेसर शैली कला शैली किया था, ठीक है। तो ये था इतिहास जानने के स्रोत, जिसके अंतर्गत मैं आपको सब बता दिया। क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत बताया। साहित्यिक साहित्य में आपको धार्मिक ग्रंथ साहित्य, धार्मिक ग्रंथ साहित्य में आपको वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में वेद के बारे में बताया आपको, ठीक है। वेदों का पूरा वर्णन किए। फिर धार्मिक ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य बताए, और ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य और ब्राह्मण साहित्य में अंतर क्या है। साहित्य में मतलब सिर्फ विशेष, और ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे सिर्फ विशेष विधि के बारे में, और ब्राह्मण साहित्य कहेंगे तो आपको बताया अर्धयाग, वेद, उपवेद, वेद, उपवेद, दर्शन, वेदांग, है ना, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, ये सभी क्या है आपका ब्राह्मण साहित्य अंदर आते हैं। ये सब आपको बताया। फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य बताया। तो जैन में आपको बताया क्या, आगम। बौद्ध का आगम है, जैन का है, जैन का आगम। बौद्ध का क्या बताया, पिटक। तो पिटक में आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक के बारे में बताया। लौकिक साहित्य बताया, और तीसरा बताया विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। उसके पुरातात्विक साहित्य में क्या बताया आपको, अभिलेख, सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला और आपका स्मारक भवन, ठीक है। ठीक, आज के लिए काफी है।